नियम 85 कहता है कि सरकारी सेवक अपने परिवार के सदस्य के साथ ट्रांसफ़र होने के 6 महीना के भीतर या ट्रांसफ़र होने से 1 माह पहले यात्रा करता है तो उस सरकारी सेवक के साथ यात्रा मानी जाएगी। परिवार के साथ यात्रा भत्ता में सरकारी सेवक को एक प्रमाण पत्र भी देना होता है, जिसमें उसे बताना होगा, सभी विवरण बताना होगा। आपके पास बहुत से मामले आएंगे स्थानांतरण अनुदान से संबंधित, जो नियम 88 में है। स्थानांतरण अनुदान, इसमें क्या होता है, राज्य के अंदर जिला स्थानांतरण के क्रम में, यानी किसी पदाधिकारी का ट्रांसफ़र हो जाता है एक जिला से दूसरे जिला में, उनके अभ्यास वेतन पे नहीं, सरकार प्रशासनिक कारणों से उनका ट्रांसफ़र करता है तो राज्य के अंदर एक जिला से दूसरे जिला में उनका स्थानांतरण होगा तो उनके मूल वेतन का आधा उन्हें स्थानांतरण अनुदान दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? मूल वेतन, बेसिक मूल वेतन के आधा वेतन उन्हें दिया जाएगा स्थानांतरण अनुदान के तहत। अगर वही बात राज्य से बाहर की हो, यानी कि जो ट्रांसफ़र जो है एक राज्य से दूसरे राज्य में, राज्य से बाहर ट्रांसफ़र किया गया हो, तो ऐसी स्थिति में उन्हें 1 माह का मूल वेतन के समतुल्य राशि स्थानांतरण अनुदान के क्रम में दिया जाएगा। ध्यान रखिए, कारण कि ट्रांसफ़र जब होता है एक जिला से दूसरे जिला, तो उनके द्वारा स्थानांतरण अनुदान के संबंध में या प्रतिपूर्ति हेतु सबमिट किया जाएगा। तो आपको ये देखना है कि एक जिला से दूसरे जिला है तो उन्हें मूल वेतन का आधा देना है, एक राज्य से दूसरे राज्य है तो उन्हें पूरा मूल वेतन दे देना है। नियम 95 कहता है कि यदि कोई सरकारी सेवक अपने पुराने पद का प्रभार लेने के बाद और अपने नए पद का प्रभार लेने के पहले अधिक से अधिक 4 महीने के लिए किसी तरह की छुट्टी ले, तो बदली आदेश चाहे छुट्टी आरंभ होने के पहले हो या उसके बाद हो, यह यात्रा भत्ता का हकदार होगा। अब 88 से 95 के बीच में कोई इम्पोर्टेंट उतना नियम नहीं है, इसलिए 88 से सीधे 95 के बारे में आपको बताया है। इसी प्रकार अब नियम 99 के बारे में जान। अब जैसे कोई सरकारी सेवक के प्रथम नियुक्ति पर पद ग्रहण यात्रा के लिए यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं है, यानी कि किसी व्यक्ति को सरकारी सेवा में प्रथम नियुक्ति हुआ है और पद ग्रहण करने के लिए उनके द्वारा जो यात्रा की जा रही है उसके लिए उन्हें यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। ये नए सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के मामला में भी लागू होता है। विशेष परिस्थिति अगर हो, कोई भी विशेष परिस्थिति अगर हो, तो राज्य सरकार प्रथम नियुक्ति के मामले में भी यात्रा भत्ता अनुमान्य कर सकती है। ये नियम 100 में लिखा हुआ है। अगर सरकार द्वारा, नियम 108 कहता है, यदि सरकार द्वारा परीक्षा में बैठने के लिए, यानी विभागीय परीक्षा हो या किसी प्रकार का विभागीय ही परीक्षा हो, परीक्षा में बैठने के लिए यात्रा परीक्षा स्थल तक जाने आने के लिए हो, तो सरकारी सेवक को यात्रा भत्ता लेने का हकदार वो हो जाएंगे। जैसे कोई बाध्यकारी विभागीय या भाषा संबंधित परीक्षा हो, सिविल सहायक, सर्जन आदि के मामले में कालमान वेतन में दक्षता रोक पार करने के निमित्त योग्यता जांच परीक्षा हो, इस प्रकार की परीक्षा में। लेकिन परीक्षा के लिए भी एक शर्त है कि 2 बार से अधिक यात्रा भत्ता न मिलेगा, यानी कि परीक्षा बार बार फेल कर जाते हैं, ऐसी स्थिति में सरकार ने किया है कि परीक्षा हेतु भी आपको जो यात्रा भत्ता मिलेगा वो सिर्फ 2 बार ही आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। नियम 111 कहता है कि परीक्षा में बैठने के लिए जो यात्रा किया जाएगा उसका कैलकुलेशन तो होगा, लेकिन वहाँ पे विराम के लिए आपको कोई भत्ता दे नहीं होगा। वहाँ ठहराव आप जो किए है उसके लिए आपको भत्ता नहीं दिया जाएगा। नियम 112 कहती है कि कोई भी सरकारी सेवक ऐसी यात्रा के लिए यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे, यानी कैसी यात्रा, छुट्टी पर जाने या छुट्टी से लौटने की यात्रा के लिए वो यात्रा भत्ता का हकदार नहीं होंगे। नियम 112 के तहत छुट्टी पे जाने या छुट्टी से लौटने के लिए वे यात्रा भत्ता के हकदार नहीं होंगे।
नियम 113 में है कि राज्य सरकार विशेष परिस्थिति में दोहरा यात्रा भत्ता की तरह टीएल लेने की अनुमति दे सकती है। नियम 121 कहती है, यानी 13 के बाद एक ही बार 121 में हम चले गए हैं, बीच में उतना महत्वपूर्ण नहीं है, खैर किताब में आप पढ़ सकते हैं। पद ग्रहण काल, ज्वाइनिंग टाइम, पद ग्रहण काल की यात्रा हेतु ट्रांसफर यात्रा के समान यात्रा भत्ता अनुमान्य है। ज्वाइनिंग टाइम की यात्रा हेतु ट्रांसफर यात्रा के समान ही यात्रा भत्ता अनुमान्य। ट्रांसफर यात्रा के बारे में हम पहले जान चुके हैं। देखिए नियम 122 में है कि सेवानिवृत्ति होने के बाद उनको यात्रा भत्ता दे होगा कि नहीं, तो इसमें स्पष्ट है कि सेवानिवृत्ति के बाद राज्य से बाहर अपने घोषित गृह शहर में जाने के लिए नियम 85 और नियम 88 के अनुरूप उन्हें स्वीकृत दर पर यात्रा भत्ता स्वीकृत दिया जा सकता है। नियम 128 में है कि स्वास्थ्य देने के लिए यात्रा क्या है, 128 में है कि किसी न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए की गई यात्रा भत्ता, आपको बिल के साथ न्यायालय में उपस्थिति प्रमाण पत्र संलग्न करने पे आपको यात्रा भत्ता अनुमान्य होगा। लेकिन एक शर्त है, न्यायालय यदि मुख्यालय से 8 किलोमीटर के भीतर हो तो यात्रा भत्ता अनुमान्य नहीं है, परंतु वह न्यायालय से इस वास्ते मिलने वाला वास्तविक यात्रा खर्च ले सकेगा। यानी कि ध्यान दीजिए, आप लोग पटना उच्च न्यायालय जाइएगा तो उसके लिए बहुत आदमी प्रस्तुत कर देते हैं यात्रा भत्ता, कोशिश कीजिए नहीं लेने का, क्योंकि 8 किलोमीटर के दायरे में जिनका है वो कोशिश कीजिए नहीं लेने के लिए। चिकित्सा के लिए यात्रा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। चिकित्सा पदाधिकारी के परामर्श पर इस माध्यम का प्रमाण पत्र पेश करने पर कि चिकित्सीय सलाह हेतु दूसरे अधिष्ठान की यात्रा नितांत आवश्यक है। सरकारी सेवक जावक यात्रा के लिए यात्रा भत्ता ले सकेंगे जाने के लिए। नियम 131 में है कि चिकित्सा यानी कि इलाज में जाने के लिए अगर चिकित्सा पदाधिकारी का परामर्श प्राप्त है तो वो जाने का यात्रा भत्ता ले सकते हैं। इसमें यह भी प्रोविज़न है कि अगर चिकित्सीय उपचार हेतु सरकारी सेवक को चिकित्सा पदाधिकारी एक व्यक्ति साथ दे देने के लिए उनको भी यात्रा भत्ता दे हो जाएगा। यानी कि आप एक व्यक्ति को लेके भी जा सकते हैं, तो जिन व्यक्ति को आप लेके जाएंगे उनको भी यात्रा भत्ता दे होगा, वो नियम 135 में कहा गया है। वित्त विभाग का संकल्प है 52-93-23/6/2014 का, यानी कि कर्तव्य के दौरान कोई सरकारी कर सेवक बीमार हो जाए, कर्तव्य के दौरान यानी कि ऑफिस में कोई सरकारी सेवक बीमार हो जाए और सक्षम प्राधिकार मामले की गंभीरता को समझते हुए उपचार स्थल तक उनको जाने आने के लिए यात्रा भत्ता स्वीकृत कर सकते हैं। यानी कि अपने ऑफिस आवर में कोई बीमार हो जाते हैं तो सक्षम प्राधिकार चाहे तो उन्हें जाने आने का यात्रा भत्ता दे सकते हैं। यहाँ प्रशिक्षण के लिए जो यात्रा किया जाएगा, यानी कि ट्रेनिंग के लिए जो यात्रा की जाएगी, ये नियम 137 के तहत है। यानी कि आप लोग बीपाड में जो ट्रेनिंग करेंगे उसके लिए जो यात्रा भत्ता लेंगे उसका नियम बहुत ही स्पष्ट है। बहुत पदाधिकारियों को देखते हैं कि प्रतिदिन की यात्रा भत्ता वो शो करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे ठहराव आप नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि ठहराव का ही मुख्य रूप अमाउंट है। अगर वहाँ पे आप ठहरने की व्यवस्था को दर्शाते हैं तो आपको नियम 137 के तहत प्रशिक्षण के लिए यात्रा भत्ता लेना होगा। 137 के तहत ये कहा गया है कि ट्रेनिंग स्थल की पहली यात्रा, यानी ट्रेनिंग स्थल है वहाँ जाने के लिए पहली यात्रा और वहाँ से अंतिम यात्रा के लिए तथा उस स्थान पर विराम के लिए यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता सहित मान्य होगा। आपको नियम 137 के तहत ही प्रशिक्षण में जाने हेतु यात्रा भत्ता लेना है। इसलिए जब यात्रा भत्ता का क्लेम करें तो स्पष्ट रूप से ध्यान दें
कि जैसे जैसे आपने गाड़ी बदली है, यानी कि ऑटो, टेम्पो वगैरह, यानी कि अपने मुख्यालय कार्यालय से आप यहाँ से चितकोहरा गए, चितकोहरा से फुलवारी शरीफ गए, फिर फुलवारी शरीफ से बिपाड़ गए, या सीधे कार्यस्थल से कोई ऑटो भाड़ा किए और भाड़ा करके सीधे बिपाड़ पहुँचते हैं। दूरी 8 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, ध्यान रहे। और वो ऑटो का भाड़ा जाने का एक दिन, पहला दिन जिस दिन आप वहाँ योगदान करने जाइएगा उस दिन का दिखाइएगा भाड़ा जाने का, और जिस दिन प्रशिक्षण समाप्त होगा उस दिन का दिखाइएगा आने का, नियम 137 के तहत। और बीच में होटल या सामान्य रूप से रहने का जो चार्ज है, वर्तमान में 2017 में नियम निकला है, उसके बारे में आपको आगे बताएंगे, उसके तहत आप बताइएगा, तो अच्छा खासा अमाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन शर्त है कि 30 दिन आपका प्रशिक्षण वहाँ पे होता है, तो आपको CTA अलाउंस वेतन में जो मिलता है वो नहीं मिलेगा। तो आपको टीए बिल जो प्रस्तुत करना है वो नियम 137 के तहत ही प्रस्तुत करना है, ये आप याद कर लें और इसी के तहत प्रस्तुत करें। निर्वाचन कार्य संपन्न करने के लिए भी भत्ता मिलता है, वो पीठासीन पदाधिकारी वगैरह जब बनते हैं तो उसमें आपको मिलेगा। निर्वाचन कार्य में है पीठासीन पदाधिकारी, इसमें जो दिया है 2014 का सर्कुलर, संभवतः इसमें कुछ संशोधन हुआ होगा, वो आगे हम देखेंगे तो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे दिया है कि निर्वाचन कार्य में जब आप पीठासीन पदाधिकारी प्रशिक्षण के दौरान, तो प्रतिदिन के हिसाब से 350 रुपये, मतदान या गणना कार्य के लिए प्रतिदिन के हिसाब से 350 रुपया प्रतिदिन, मतदान पदाधिकारी यानी कि P1 P2 को मिलेगा 250 रुपया प्रतिदिन, और सहायक प्रशाखा पदाधिकारी जितने भी हैं उनको जो ड्यूटी दिया जाता है वो पीठासीन पदाधिकारी का दिया जाता है, यानी 350 रुपये प्रतिदिन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 दिन आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा और 1 दिन आपको ड्यूटी दिया जाएगा, 4 दिन, इसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। नियम 157 में कहा गया है कि राज्य सरकार घोषित करेगी यात्रा भत्ता प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकार कौन होगा, यानी कि उसकी स्वीकृति के लिए नियंत्रित पदाधिकारी कौन होंगे। और कभी कभी तो होता है कि सरकारी सेवक अपना नियंत्रित पदाधिकारी स्वयं होते हैं। नियम 158(1) में कहा गया है किसी भी यात्रा भत्ता बिल का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा, किसी भी यात्रा भत्ता बिल का भुगतान तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उस पर उस सरकारी सेवक के नियंत्रित पदाधिकारी का हस्ताक्षर नहीं हो जाता है, यानी कि जो पदाधिकारी जिन पदाधिकारी के अंतर्गत कार्य करते हैं उनका हस्ताक्षर उस पर नहीं हो जाता है तब तक उसका। अब सवाल है कि राजपत्रित पदाधिकारी के मामले में होता है कि उनके यात्रा बिल पे स्वयं का हस्ताक्षर के बाद भी भुगतान किया जा सकता है, बशर्ते कि उनके मामले में ऑडिट के समय एक बार बिल उपस्थित किया जाना अनिवार्य है। नियम 159 में कहा गया है कि कोई भी नियंत्रित पदाधिकारी अपना अधिकार प्रति हस्ताक्षर का किसी को नहीं सौंपेंगे। नियम 160 कहता है किसी भी यात्रा बिल का पर प्रति हस्ताक्षर करने से पहले नियंत्रित पदाधिकारी का जो कर्तव्य है उस कर्तव्य के बारे में नियम 160 बतलाता है, यानी कि जिन यात्राओं और विरामों के लिए यात्रा भत्ते का दावा किया गया है उसकी आवश्यक जांच, संख्या और अवधि को जरूर जांच कर लें। सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक नियंत्रण पदाधिकारी और राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के यात्रा भत्ता विपत्र को प्रति हस्ताक्षरित करने के पूर्व यह देख ले कि दौरा यात्रा विवरणी राजपत्रित पदाधिकारियों जिसके आदेशानुसार यात्रा की गई थी द्वारा सत्यापित है। यात्रा भत्ता के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आप जान लें। बिहार सेवा संहिता के नियम 109 के अध्याधीन यात्रा भत्ता नियमावली का प्रावधान किया गया है। आपको परीक्षा में पूछेगा कि यात्रा भत्ता नियमावली का प्रावधान किस नियम के तहत है, बिहार सेवा संहिता के, तो नियम 109 के तहत यात्रा भत्ता नियमावली का प्रावधान किया गया है। उसके बाद है कि यात्रा भत्ता का भुगतान उसी शीर्ष से हो जिस शीर्ष से संबंधित सरकारी सेवक के वेतन का आहरण होता है, यानी भुगतान होता है। यात्रा भत्ता का भुगतान भी उसी शीर्ष से की जाएगी जिस शीर्ष से आपको वेतन का भुगतान होता है, ठीक है, ये पूछ सकता है।
यात्रा भत्ता का भुगतान उसी कार्यालय से जहां पद स्थापित रहते हुए यात्रा की गई हो। यात्रा भत्ता का भुगतान उसी कार्यालय से होगा जिस कार्यालय में रहते हुए आपने यात्रा की है। ऐसा नहीं इस कार्यालय से यात्रा किए हैं, आपका ट्रांसफ़र होकर दूसरे यहाँ कार्यालय चले गए तो दूसरे कार्यालय में से आपका भुगतान नहीं होगा। यानी कि यात्रा भत्ता का भुगतान जिस कार्यालय में पदस्थापित है उसी कार्यालय से होगा। बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 72 के अनुसार है कि यात्रा भत्ता विपत्र टीए रूल के अधीन ही होगा। यात्रा भत्ता विपत्र जो सबमिट होगा वो टीए रूल के अधीन होगा और विहित नियंत्रण पदाधिकारी के प्रति हस्ताक्षर के अध्याधीन ही होंगे। बीटीसी के नियम 74 के में अंकित है कि यात्रा के दावे के प्रयोजनार्थ यात्रा उद्भूत काल में धारित पद जिसका नियंत्री पदाधिकारी कोई पदाधिकारी स्वयं हो, स्थानांतरण के बाद भी अपना स्वयं नियंत्रण पदाधिकारी माना जा सकेगा और तथा दावा अपने पूर्ववर्ती कार्यालय में भेजेगा। वही बात है कि यात्रा भत्ता का दावा आपके अपने पूर्ववर्ती कार्यालय से ही किया जाना। बीटीसी के नियम 165 जो निर्वाचन यात्रा भत्ता विपत्र बीटीसी फॉर्म 20 में तैयार किया जाएगा। आप याद रखिए, आप डिपार्ट में जो प्रशिक्षण ले रहे हैं वो भी बीटीसी फॉर्म 20 के तहत ही आपको सबमिट करना है। यानी कि बीटीसी फॉर्म 20 जो है वही इम्पोर्टेंट है, इसी में आपको सबमिट करना होता है। निर्वाचन कार्य में भी इसी के तहत सबमिट करना होता है। यहाँ निर्वाचन कार्य में बीटीसी फॉर्म 26 में तैयार किया जाएगा, लेकिन बीटीसी फॉर्म 20 आवश्यक नहीं है क्योंकि यह विशेष अग्रिम है जो एक मुश्त आधार पर देय है। बिहार वित्त नियमावली के नियम 427 से 429 में यात्रा भत्ता हेतु अग्रिम लेने का प्रावधान वर्णित है। यानी कि यात्रा भत्ता में भी आप अग्रिम ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अग्रिम नहीं ले तो बेहतर है। बिहार वित्त नियमावली के नियम 427 से 429 में यात्रा भत्ता हेतु अग्रिम लेने का प्रावधान वर्णित है। यानी कि आपको परीक्षा में पूछ सकता है कि बिहार वित्त नियमावली के किस नियम के तहत यात्रा भत्ता हेतु अग्रिम लेने का प्रावधान है, तो नियम 427 से 429। बिहार सेवा संहिता के नियम 285 में बाह्य सेवा में स्थानांतरण की दशा में जाने आने की यात्रा के लिए यात्रा भत्ता नियोजक ही देगा। यानी जो नियोजक होगा उसी को देना है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार सेवा संहिता के नियम 255 जो बताता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदली के लिए 6 दिन की यात्रा जो तैयारी हेतु दी जाएगी और 1 दिन वास्तविक यात्रा हेतु दिया जाएगा। यानी कुल 7 दिन का पद ग्रहण काल यानी ज्वाइनिंग टाइम अनुमान्य है। कुल 7 दिनों का ज्वाइनिंग टाइम अनुमान्य है। 6 दिन के लिए यात्रा की तैयारी और 1 दिन वास्तविक यात्रा हेतु। ये भी जानना अति महत्वपूर्ण है कि यात्रा भत्ता नियमावली में क्या करे क्या नहीं करे। सबसे पहले सक्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना बुद्धिमत्ता पूर्ण मितव्ययिता बरते, ये आपका कर्तव्य है। दूसरा है लोक सेवा के हित में की गई यात्राओं के लिए ही यात्रा भत्ता का दावा करें। तीसरा है कि यात्रा निकटतम मार्ग से अथवा सबसे सस्ते मार्ग से होना चाहिए। चौथा, ग्रेड पे के आधार पर अनुमान्य श्रेणी में ही यात्रा की जाए, ये होगा आपको करना है। और जो नहीं करना है उसके बारे में भी जाने। यात्रा भत्ता लाभ का साधन न बनाए, यात्रा भत्ता लाभ का साधन न बनाए, सेवा शर्तों का उल्लंघन न हो, यात्रा भत्ता का गलत दावा पेश न करें, 7600 ग्रेड पे से कम के पदाधिकारी वायुयान से यात्रा न करें, अत्यंत बाध्यकारी परिस्थिति में भी वायुयान से यात्रा करने पे वापसी हेतु वायुयान से यात्रा न करें, रेल से यात्रा करें। यहाँ पे नियम 69(1) में शहरों के वर्गीकरण के आधार पर ग्रेड पे के अनुसार अनुमान्य दर पर ही दावा करें। याद रहे, मुख्यालय से 8 किलोमीटर से कम दूरी होने पे दैनिक भत्ता का दावा न करें। मुख्यालय से 8 किलोमीटर से कम दूरी होने पे दैनिक भत्ता का दावा न करें। 6 में है क्या करना है और क्या नहीं करना है। करना यह है कि राज्य के अंदर यात्रा के क्रम में सर्किट हाउस, निरीक्षण भवन आदि में जगह नहीं होने पे होटल कॉलम के दर का दावा करें।
और नहीं करना है कि समान परिस्थिति में एक ही स्थान पर लगातार 10 से अधिक रात्रिवास के लिए दैनिक भत्ता नहीं लिया जाए। साथ में ये कहता है कि सरकारी सेवक यात्रा हेतु नियंत्रण पदाधिकारी की अनुमति अवश्य प्राप्त कर दें। और नहीं करना है उसमें है कि अनुरोध पर हुए बदली अथवा लोक सेवा हेतु बदली न होने पर स्थानांतरण यात्रा के लिए दावा न करें। याद रखिए, यदि आपके अभ्यावेदन या कोई भी सरकारी सेवक जिसका स्थानांतरण होता है यानी कि ट्रांसफ़र होता है, मान लीजिए अब वो पथ निर्माण विभाग में है तो किसी अभियंता का ट्रांसफ़र होता है और सरकार उसका ट्रांसफ़र जो है उसके अभ्यावेदन के आधार पर करता है, तो वो अगर दावा स्थानांतरण भत्ता का करेगा तो आपको देखना है कि उसके आवेदन के आलोक में है, इसलिए स्थानांतरण भत्ता किसी भी परिस्थिति में नहीं देना है, कितना भी दबाव क्यों न बनाया जाए। बदली की तारीख से 6 महीने के अंदर सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य बदली यात्रा का दावा कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यानी ट्रांसफ़र के तारीख से 6 महीने के अंदर सरकारी सेवक के परिवार के सदस्य ट्रांसफ़र यात्रा का दावा कर सकते हैं। प्रथम नियुक्ति के पद ग्रहण काल के लिए यात्रा भत्ता दावा नहीं है। अब आगे हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उस पर और आगे जाने। विभागीय परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा स्थल तक जाने आने का यात्रा के लिए सरकारी सेवक यात्रा भत्ता का दावा कर सकते हैं, लेकिन किसी खास विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए 2 बार से अधिक यात्रा भत्ता का दावा आपको नहीं करना है और ना कर सकते हैं। 10 नंबर पे है कि यात्रा भत्ता विपत्र BTC फॉर्म 20 में ही तैयार कर पेश किया जाना है। यात्रा भत्ता BTC फॉर्म 20 में ही पेश करना है। निर्वाचन यात्रा भत्ता के लिए फॉर्म 20 में विपत्र नहीं देना है, लेकिन भराएगा 20 में। अगर लेखा में आप काम करेंगे भरना है 20 में, लेकिन सामने वाले से 20 में लेना नहीं है। 11 में कहा गया है कि बिल विपत्र पेश करने के पहले नियंत्रण पदाधिकारी को हस्ताक्षर या प्रति हस्ताक्षर उस पर करवा ले। राजपत्रित पदाधिकारी को यात्रा भत्ता बिल पर नियंत्रण पदाधिकारी का प्रति हस्ताक्षर नहीं करवाना है। 12 में कहता है नियंत्रण पदाधिकारी नियंत्रणाधीन सरकारी सेवक यात्रा की आवश्यकता, संख्या एवं अवधि की परिनिरीक्षा कर ले, लेकिन यदि सरकारी सेवक का यात्रा भत्ता विपत्र के वास्तविक यात्रा खर्च से नियंत्रण पदाधिकारी संतुष्ट नहीं हो तो उसके दावे को स्वीकार न करें। अब अंतिम है LTC के बारे में अलग से वीडियो बना के बताएंगे। LTC सुविधा परिवार के 4 सदस्यों हेतु ही ले। LTC की सुविधा परिवार के 4 सदस्यों के लिए ही ले। LTC के दावे में ई-टिकट का प्रयोग ना करें, लेकिन ई-टिकट का प्रयोग अब हो रहा है। इसके लिए अलग से एक सर्कुलर निकला है जिसके बारे में हम आगे बताएंगे। LTC का दावा वापसी यात्रा की पूरी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत करें। LTC का दावा वापसी यात्रा पूरी होने के 3 माह के अंदर प्रस्तुत करें। LTC का दावा गलत प्रस्तुत न करें, अन्यथा अनुशासनिक कार्रवाई हो सकती है। अनुशासनिक कार्रवाई आपको यात्रा विपत्र के मामले में बर्खास्तगी तक का है, इसलिए इसमें बहुत सावधानी बरतना रहता है। यात्रा भत्ता विपत्र के साथ यात्रा का प्रमाण पत्र, टिकट आदि भी प्रस्तुत करें। LTC निमित्त यात्रा हेतु ACI वायुयान यात्रा न करें। यात्रा भत्ता का भुगतान हेतु वही दावा प्रस्तुत करें जहां से वेतन का आहरण होता है, यानी वेतन प्राप्त करते हैं। यात्रा भत्ता के समय पदस्थापित कार्यालय के अन्यत्र भत्ता के भुगतान का दावा न करें। यात्रा भत्ता नियमावली के तहत किसी शक्ति के प्रयोग हेतु किस विभाग की सलाह आवश्यक है? टीए रूल नियम 5 वित्त विभाग। परीक्षा में आएगा यात्रा भत्ता नियमावली के तहत किस शक्ति के प्रयोग हेतु किस विभाग की सलाह आवश्यक है? टीए रूल नियम 5 वित्त विभाग। सरकारी सेवक के मुख्यालय से क्या अभिप्राय है? सरकारी सेवकों के मुख्यालय से क्या अभिप्राय है? वह अधिष्ठान जहां कार्यालय के अभिलेख रखे जाते हों अथवा कोई अन्य स्थान जो राज्य सरकार आदेश द्वारा विहित करे। ये किस नियम में है? तो नियम 14 में है। यात्रा भत्ता क्या है? इसका ये किस नियम में है? यात्रा भत्ता क्या है, यानी यात्रा भत्ता का परिभाषा एक तरह से नियम 24 में है।
लोक सेवा के हित में की गई यात्राओं के मध्य में खर्च राशि की पूर्ति हेतु सरकारी सेवक को दिए जाने वाले भत्ता ही यात्रा भत्ता है, नियम 24 के तहत। वर्तमान में कौन कौन से यात्रा भत्ता व्यवहारिक रूप से प्रयोग में लाए जाते हैं? मील भत्ता एवं दैनिक भत्ता, अस्थायी यात्रा भत्ता एवं सवारी भत्ता फरवरी 2001 से समाप्त हो गया। परीक्षा में आएगा ये प्रश्न, यानी कि सिर्फ 2 ही प्रकार का भत्ता चल रहा है, मील भत्ता, दैनिक भत्ता, और 2 अन्य प्रकार के भत्ता अस्थायी यात्रा भत्ता एवं सरकारी भत्ता फरवरी 1 से समाप्त कर दी गई है। मील भत्ता क्या है? नियम 14 में ही लिखा हुआ है, खास यात्रा में तय की गई दूरी के आधार पर खर्च की पूर्ति के लिए दिया जाने वाला भत्ता। मील भत्ता क्या है? खास यात्रा में तय की गई दूरी के आधार पर खर्च की पूर्ति के लिए दिए जाने वाला भत्ता, ये नियम 14 के तहत मील भत्ता ये आपको मिलेगा। और यात्रा भत्ता नहीं। निकटतम मार्ग क्या है? मील भत्ता हेतु निकटतम मार्ग वह है जिसमें साधारण रीति से यात्रा कर अपने गंतव्य स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचा जाए, नियम 42 के तहत है। यानी कि आपको सबसे निकटतम यात्रा ही तय करना है, निकटतम रास्ते का ही यात्रा तय करना है। AC 2 टियर शयनयान में मील भत्ता अनुमान्यता हेतु ग्रेड पे निर्धारित है 4800 से ऊपर। ट्रेन में बिताई गई वास्तविक 12 घंटे से अधिक समय के लिए दैनिक भत्ता क्या अनुमान्य होगा? बता सकते हैं? पूरे दिन का दैनिक भत्ता आपको मिलेगा, यानी कि 12 घंटे के ज़्यादा समय अगर ट्रेन में बिताए हैं तो पूरे दिन का दैनिक भत्ता मिलेगा। मील भत्ता निमित्त सड़क से यात्रा के क्रम में AC बस, टैक्सी, कार इत्यादि किस ग्रेड पे वाले को मिलता है? तो 4800 ग्रेड पे वाले को मिलता है। किस नियम के तहत मिलता है? नियम 57 के तहत मिलता है। LTC सुविधा हेतु कितने वर्ष की सेवा आवश्यक है? 1 वर्ष की लगातार सेवा आपका होना चाहिए। आप लोग नए हैं, सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, उन्हें LTC के लिए कम से कम 1 वर्ष की सुविधा, 1 वर्ष की सेवा काल होनी चाहिए। वायुयान से यात्रा हेतु न्यूनतम ग्रेड पे क्या होना चाहिए? 7600। दैनिक भत्ता क्या है? मुख्यालय से अनुपस्थिति के हर एक दिन के लिए दिए जाने वाला एक यूनिफॉर्म भत्ता जिससे सरकारी सेवक सामान्य खर्चों को पूरा करता है, इसे दैनिक भत्ता कहते हैं। न्यूनतम कितने किलोमीटर की यात्रा दैनिक भत्ता हेतु अनिवार्य है? 8 किलोमीटर। इसी के लिए बोला गया सिटी अलाउंस लेने के लिए आपका घर, आपका आवास 8 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। लगातार कितनी रात्रिवास के बाद विराम स्थान को अस्थायी मुख्यालय माना जाएगा? 10 रात्रिवास के बाद। दैनिक भत्ता निमित्त शहरों का वर्गीकरण कितनी श्रेणी में किया गया है? 3 श्रेणी में। क्या है? XYZ, नियम 69(1) के तहत। 8 किलोमीटर की परिधि के बाहर की स्थानीय यात्रा के लिए किस दर से दैनिक भत्ता अनिवार्य होगा? आधी रात के से नियम 69(1) में यथावर्णित दर दिया गया है। राज्य के अंदर जिला स्थानांतरण के क्रम में स्थानांतरण अनुदान मूल वेतन के किस दर पे होगा? तो आधी होगा, मूल वेतन का आधा भुगतान आपको करना है। बिहार यात्रा भत्ता नियमावली पूरा जानने के लिए आप सभी को आभार। और आपको इसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, अब स्पेशल जो है 2 वीडियो आपको बताएंगे LTC के बारे में। LTC के लिए आपकी सेवा 1 वर्ष होनी चाहिए और LTC के लिए आपको 4 साल में 1 बार मिलता है, उसके बारे में डिटेल वीडियो आगे आपको डालेंगे। और आपको विपाट में प्रशिक्षण के दौरान नियम 137 के तहत यात्रा भत्ता भुगतान का आप दावा करेंगे। 1 बार जाने के लिए, 1 बार आने के लिए BTC फॉर्म 56 में सबमिट करना है।